सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूँ अरीबा फातिमा। खबरों का आगाज़ करेंगे एक बहुत ही तशवीशनाक खबर के साथ, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से जो खिदमात रही उसकी बहुत बड़ी सतह पर रिकग्निशन हुई है। जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार में आने के बाद से पब्लिकली पहली दफ़ा किसी मुल्क का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उसको रिकगनाइज़ किया। तो आइए उसकी तफसीलात की तरफ चलते हैं। मोहम्मद शरीफुद्दीन नामी एक अफ़गान दहशतगर्द जो पाकिस्तान ने मदद की अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की उसको पकड़ने में, जो कि एबी गेट हमला जो कि काबुल एयरपोर्ट पर हुआ था, उसके अंदर 167 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और उसमें 13 अमरीकी फ़ौजी भी शामिल थे। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार में आने से पहले भी उनके ख़ानदानों से वादा किया था कि वो उनके मुजरिमान को कटहरे में लेके आएंगे। और उन्होंने साबिक़ सदर जो बाइडन पर भी सख्त तनकीद की कि उन्होंने 3.5 साल कुछ भी नहीं किया इस मामले पे, और उन्होंने आते ही किया, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर पकड़ा है जो कि अब अमेरिका के निज़ाम इंसाफ के कटहरे में आ चुका है। और वो वाशिंगटन DC कल पहुँचा और उसकी तस्वीर भी जारी की गई वाशिंगटन पहुंचने के बाद, अमरीका के बाद। और इस हवाले से जो अमेरिकन CIA के सरबराह काश पटेल, उन्होंने भी अपने इनक्रेडिबल पार्टनर्स का शुक्रिया अदा किया। माइक वॉल्ट्स ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ दिया, जिससे नाज़रीन पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज़ का बड़ी सतह पर रिकग्निशन हुई है। इस मामले पे पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने पाकिस्तान की जो खिदमात हैं काउंटर टेररिज्म के हवाले से उसकी उन्होंने रिकग्निशन की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस जंग में 80,000 शहरी कुर्बान किए हैं और बहुत बड़ा मुआशी नुकसान भी उठाया है। तो अब ये वक्त आ गया है कि दुनिया पाकिस्तान के किरदार को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ रिकग्नाइज़ करे। और नाज़रीन ये इस हवाले से भी बड़ा अहम रहा क्योंकि अफ़गानिस्तान एक बिल्कुल ब्रीडिंग ग्राउंड है दहशतगर्दों के लिए, चाहे वो तहरीक तालिबान हो या अफ़गान तालिबान जिस तरह उनको सपोर्ट करती है, या वो ये खुरासान ISKP दाइश हो जिससे मोहम्मद शरीफुद्दीन का ताल्लुक़ भी था। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में अकोड़ा खटक में एक बम धमाका हुआ जिसमें हामिदुल हक हक्कानी अपनी जान से गए, उन्होंने जाम शहादत नोश किया। उसके भी पीछे यही बताया जाता है कि दाइश के ही किसी विंग का उससे ताल्लुक़ है। पाकिस्तान कहता आया है कि वो पार्टनर ऑफ पीस दुनिया के साथ बनेंगे। चाहे उस वक्त अफ़गानिस्तान से अमेरिका का इनखला हो, उसमें भी पाकिस्तान ने अमेरिका की बहुत ज़्यादा मदद की, या आज भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मदद की। और अमेरिकन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनकी डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से कल बातचीत हुई जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से ताउन को मज़ीद भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने भी इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया कि पाकिस्तान में IT, सेहत, माहौलियाती तब्दीली और इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। और नाज़रीन ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका पाकिस्तान के किरदार को रिकग्नाइज़ और पाकिस्तान को सिर्फ काउंटर टेररिज्म की लेंस से ना देखे, क्योंकि पाकिस्तान ने इस जंग में अपना बहुत नुकसान उठाया और अब वक्त आ गया है कि दुनिया पाकिस्तान का हाथ थामे और ये जो भंवर है दहशतगर्दी का जिससे पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया उससे बाहर निकलने में काफ़ी ज़्यादा मदद करे, क्योंकि हमारी बहुत कुर्बानियाँ हैं। नाज़रीन दूसरी तरफ अरीबा अब आपको बताएंगे कि हूथी बागियों जो कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं उनको अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दहशतगर्द की तंजीमों की लिस्ट में डाल दिया है। देखते हैं इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं। US स्टेट डिपार्टमेंट ने ट्यूसडे के दिन जो है इम्प्लीमेंट कर दी है ये कॉल। डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट ईयर ये पहली दफ़ा आइडिया प्रेजेंट किया था बाकी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो यमनी ईरान अलाइंड हूथी रिबल्स का ग्रुप है उसको डेजिग्नेट कर देना चाहिए एज अ टेररिस्ट।
यहाँ आपको ये भी बताएं कि हूथीज़ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं अभी तक जो रही हैं, उन्होंने अमेरिकन सिविलियंस और पर्सनल्स को ख़ास तौर पर निशाना बनाया है और उनका एक बहुत क्लियर मैसेज रहा है कि अगर आप सीज़ फायर वायलेट करेंगे, इजराइल अगर सीज़ फायर वायलेट करता है या अमेरिकन एड फ़लस्तीनियों तक नहीं पहुँचती या फर्दर कोई वायलेशंस होती हैं जिसको जो वॉर क्राइम के ज़ुमरे में आ सकें, उन सब का हम रिएक्शन देंगे। और इट हैज़ बिन अ वेरी क्लियर स्ट्रैटेजी, लेकिन उन्होंने क्योंकि ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड को टैकल और कई वेसल्स तबाह की हैं अमेरिकन और इजरायली, तो उससे बहुत क्लियरली ये बात सामने आ गई थी कि हूथी रिबेल्स जो हैं दे आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर अमेरिका। और अमेरिका का जो एक सिंगल डायमेंशनल मिशन है कि किसी भी तरह इजराइल जो चाहे करे और गज़ा को हम एक वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करके उसको टूरिज़म के लिए इस्तेमाल करें, उससे पैसे कमाएं, इस तमाम मिशन के आगे जो सबसे बड़ी फोर्स इस वक्त खड़ी है वो हूथी रिबेल्स की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सही मायनों में इस ईरान बैक्ड ग्रुप ने अमेरिका को और इजराइल के सामने किसी न किसी किस्म का चैलेंज जो है वो पोस्ट किया है। यहाँ आपको ये भी बताएं नाजरीन कि बेसिकली जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने इनको जो है वो रीडेजिग्नेट किया था, लेकिन उस वक़्त जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा हार्श थी और वो रीडेजिग्नेशन इस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो सकी थी। अब ये रीडेजिग्नेशन कंप्लीट हो गई है। 2021 में जो प्रेसिडेंट जो बाइडन थे उन्होंने हूथी रिबेल्स को इस लिस्ट में से हटा दिया था कि वो कंसिडर ना हो एज टेररिस्ट, ताकि जो यमन में सूरत हाल है, इकोनॉमिक कोलैप्स है, भूख है, फैमिन है, हर किस्म के मसाइल हैं, उनको किसी न किसी लेवल पर डील किया जा सके। यहाँ आपको बताएं कि यूनाइटेड नेशंस ने भी काफ़ी सख्त रिस्पांस दिया है। स्टेफान डुजारिक जो इस वक्त यूएन के स्पोक्स पर्सन भी हैं, उनका कहना था कि ये जो डेजिग्नेशन है इसके काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और सिविलियंस तक किसी भी किस्म की एड पहुँचाना, उनको गुड्स या सर्विसेज का एक्सेस उनके लिए बहाल करना इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है कि इजिप्ट के जो लीडर्स हैं, इजिप्शियन गवर्नमेंट है, उन गाज़ा का एक ऑल्टरनेट प्रपोजल प्रेजेंट कर दिया है। इस प्रपोजल के प्रेजेंट करने का मतलब है कि जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी, उनका कहना था कि जो ट्रंप का प्रपोजल है उसमें लोगों का इनखला ज़्यादा लाजमी है, फ़लस्तीनी लोगों को बहुत ज़्यादा लेवल पर डिस्प्लेसमेंट का सामना करना पड़ेगा और उससे जो मसाइल राइज होते हैं, भूख के, गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी के, वो सब भी उनको निपटने पड़ेंगे। लेकिन इजिप्शियन प्रपोजल में ना तो कोई भी फ़लस्तीनी डिस्प्लेस होगा और $53 बिलियन के अंदर उन्होंने गज़ा की तमाम रिकन्स्ट्रक्शन का प्लान जो है वो बना लिया है। और इसी इजिप्ट के अंदर ही एक समिट में ये इस प्रपोजल को तमाम अरब नेशंस ने इसको बैक भी कर लिया है। तो इस वक्त ट्रंप गाज़ा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव प्रपोजल मौजूद है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रपोजल पर एक्शन लिया जाएगा। तो गाज़ा के इशू में काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से ये शेप लेते हैं। नाज़रीन, दुनिया को इस अमन की ज़रूरत है, स्पेशली मशरिक़ वस्ता जो गज़ा में सूरत हाल है, हम तो उम्मीद यही करते हैं कि वहाँ पे अमन दोबारा है। नाज़रीन, हालांकि कुछ मुबस्सिरीन का मानना है कि हूथी रिबेल्स को जो है वो टेररिस्ट कंसिडर किया जाना चाहिए, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि इजराइल की जारहाना पॉलिसी, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कम्प्लीटली और अनअबैशडली बैक कर रहा है, उसके सामने एक बहुत छोटी सी फोर्स की हूथी रिबेल्स की खड़ी है और वो किसी न किसी किस्म का काफ़ी हद तक उनको रिटेलिएशन का सामना करना पड़ रहा है। और ऑब्वियसली उसके जवाब में यही होगा कि उन्हें टेररिस्ट मुनक्किद कर दिया जाएगा। जिस तरीके से HTS को एक ही दिन में शाम के पता करने के बाद उनको टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया गया, हूथीज़ को वापस ले आया गया, तो ये एक तमाम नेटवर्क का हिस्सा है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिसाइड करता है कि कौन टेररिस्ट है, कौन नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, और अगर हूथियों का माजी देखा जाए तो वह दहशत गर्दाना सरगर्मियों में मुलविस तो ज़रूर हैं। तो अब आके देखते हैं कि इसका क्या मामला रहता है, स्पेशली मशरिक़ वस्ता को लेकर। लेकिन यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। अब बात करते हैं आलमी तेल की कीमतों की। नाज़रीन, हम अपने शो में तवातुर के साथ कमोडिटीज़ के बारे में गुफ्तगू करते रहे हैं, चाहे वो क्रिप्टो हो, गोल्ड प्राइसेस हो, और आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजा फ़ीडबैक आता है, तो उसके हम शुक्रगुजार भी हैं। तो आइए आज भी हम कमोडिटीज़ को शामिल गुफ्तगू बनाते हैं और बात करते हैं ऑयल प्राइसेस की।
साल 2025 में तेल की जो कीमतें हैं वो $70 के आसपास ही रहेंगी, यानी 75 और 70 और $75 के माबैन रहेंगी। और आलमी जरीदे रॉयटर्स के एक पोल ने बताया कि जो ब्रेंट क्रूड है वो तकरीबन अगर उसका एक औसतन फ़ी बैरल उसकी कीमत लगाई जाए तो वो $74.63 रहेगी, जो कि थोड़ी सी जनवरी की फोरकास्ट से ज़्यादा थी, लेकिन वो तकरीबन $70 और $75 के क्वांटम में ही रही। तो तेल की कीमतें इस साल तकरीबन इसी उसमें रहेंगी अनलेस के कोई बहुत बड़ा इवेंट हो जाए। और अगर हम इसका बताएं कि 2025 में जो WTI क्रूड है जो बेसिकली पाकिस्तान इंपोर्ट करता है उसका औसतन कीमत $70.66 रहेगी। और हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में टैरिफ्स का भी जिक्र करते रहे जिससे अदम इस्तेहकाम आलमी मईशत में बड़ा और स्लो डाउन आया है। तो नाज़रीन, जो अमरीका की तरफ से जो नए टैरिफ्स लगाए हैं कनाडा, मेक्सिको और चाइना, उससे और ज़्यादा मध्यम रहेगी जो बेसिकली आलमी मईशत में जो ग्रोथ है उसकी वजह से बिजनेस प्लान्स भी अंडरमाइन हुए हैं। और अगर आप स्टॉक इंडेक्सेस देखें, चाहे वो S&P 500 हो जो तकरीबन $3.3 खरब का जिसको नुकसान हो चुका है, डिस्पाइट जब भी बरतानिया में इलेक्शन हुए तो उसके सारे गेन्स वाइप आउट हो चुके हैं। नैस्डैक वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से नीचे आ चुकी हैं टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद, तो काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड है। और अगर हम इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात करें तो अमेरिका की जो मईशत के कुछ नंबर्स आ रहे हैं 2025 के पहले क्वार्टर का जो एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई ना कहीं से कुछ प्रोजेक्शन आ रही है कि मईशत सुकड़ेगी और शरह नमू मनफी में रह सकती है, ना कि मस्बत अशारियों में। और नाज़रीन, एटलांटा FED का जो GDP नाउ मॉडल है उसने एक इशारा किया है, उसका एक तखमीना है कि -2.8% की शरह नमू होगी। पहले क्वार्टर पिछले कई जो प्रोजेक्शंस है उससे कहीं ज़्यादा कम और गंभीर है। और नाज़रीन, अगर हम तलब और रसद यानी सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस की बात करें ऑयल प्राइसेस के हवाले से, तो जो ग्लोबल ऑयल की डिमांड है नाज़रीन वो तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन या 1.4 मिलियन BPD तक ही ग्रो होने का इम्कान है। और ऑब्वियसली जो OPEC प्लस की बात की जाए है वो आहिस्ता आहिस्ता 1,38,000 BPD मार्केट तक ले जाएगी अप्रैल 2025 में। और ऑब्वियसली वो हमेशा कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर रखते हैं कि वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको कट्स लगाएं। पाकिस्तान की मईशत पे एक अच्छा असर इस तरह पड़ सकता है कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट है वो तेल की ही होती है। तो अगर तेल की कीमतें कम रहती हैं तो क्योंकि पाकिस्तान एक IMF प्रोग्राम में है तो पाकिस्तान के डॉलर रिजर्व्स पे भी तेल का हमेशा सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है। आपको याद होगा जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तो तेल की कीमतें एकदम से ऊपर गई थी, तो उसका पाकिस्तान के रिजर्व्स पे बड़ा एक दबाव बढ़ा था। तो अगर तेल की कीमतें कम रहती हैं तो हमारी ऑब्वियसली इंपोर्ट पेमेंट्स में भी कमी रहेगी। इस वजह से हमारे यहाँ डॉलर के इशारिया भी तकरीबन मुस्तहकम ही रहेंगे और मईशत का जो इंपोर्ट बैलेंस है और वो तकरीबन स्टेबल ही रहेगा। तो आपकी एक आम पाकिस्तानी की शायद ज़िंदगी में पेट्रोल की कीमतें उस तरह ना बढ़ें जिस तरह बढ़ती हैं, तो कहीं ना कहीं इससे पाकिस्तान की मईशत को ज़रूर कोई ना कोई सपोर्ट तो ज़रूर मिलेगी। तो आगे आने वाले दिनों में हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे कि इन केसेस में और इन इशूज़ में आगे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेकिन अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हो जाता है ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते। टिल दिन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।